और एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द बालाजी क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए सामान्य विज्ञान के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं, जो कि विशेष करके भौतिक विज्ञान के प्रश्न हैं। और ये सभी प्रश्न आपके पुराने साल के जितने भी UPSSC के एग्ज़ाम हैं वहाँ से लिए गए हैं। तो आपके आने वाला जो UPSSC का एग्ज़ाम है, जो कि PET का है, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट वाला, उसके लिए क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और इसके साथ ही जो रेलवे NTPC के एग्ज़ाम और ग्रुप डी के एग्ज़ाम हैं उसके लिए भी ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरी वीडियो को देखिए, मैं इसमें पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो आपके हर एक एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। आप पूरी वीडियो को देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि पराध्वनिक जो गति होती है उसका मापांकन किस इकाई से होता है। तो सबसे पहली बात तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो मैक, यानी पराध्वनिक जो गति है उसका मापांकन मैक के इकाई पे होता है, यानी मैक इसका सही आंसर है। अब मैक क्या होती है? तो मैक एक जो पराध्वनिक गति है, यानी जो वायुयान की चाल है, उसको मापने के लिए भी मैक संख्या का इस्तेमाल किया जाता है। मैक संख्या जब एक से अधिक हो जाती है, तो पिंड की चाल या जो भी चीज़ है उसकी चाल जब एक मैक से अधिक हो जाती है तो उसकी चाल पराध्वनिक हो जाती है। पराध्वनिक यानी जो सुपरसोनिक होता है, सुपरसोनिक को हम बोलते हैं पराध्वनिक। तो जो यदि मैक संख्या 5 से अधिक हो जाए तो क्या हो जाती है? तो वो हाइपरसोनिक हो जाती है, यानी 1 से अधिक होने पर सुपरसोनिक और 5 से अधिक होने पर हाइपरसोनिक उसको हम बोलते हैं। अब हाइपरसोनिक क्या हो जाती है? यानी अति पराध्वनिक। एक होती पराध्वनिक और एक होती है अति पराध्वनिक। तो अति पराध्वनिक जो होती है जो चाल, वो जो मैक संख्या 5 से अधिक हो जाने पर होती है। और इस चाल से चलती पिंड अपने पीछे प्रघाती तरंगे का मतलब जो शॉक वेव होती हैं, शॉक वेव जो होती हैं, उन शॉक वेव को ये छोड़ते हुए चलता है, जिससे क्या हो जाती है कि जो मकाने हैं, इमारतें हैं, इसको नुकसान पहुंचता है। तो इस प्रकार से हमने समझा कि पराध्वनिक तरंगे क्या होती हैं, मैक संख्या का मापांकन किस कार्य होता है, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, इसको हमने समझ लिया। इसके अलावा हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो ये नॉट है, नॉट किस चीज़ का मापांकन करता है। तो जो नॉट होता है वो चाल का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? ये चाल का मात्रक होता है नॉट। और जो आपका जो समुद्री मील है, यानी जो एक समुद्री मील 1.852 किलोमीटर को हम बोलते हैं एक समुद्री मील। यानी एक समुद्री मील क्या होता है? 1.852 जो किलोमीटर होता है उसे हम बोलते हैं एक समुद्री मील। इसके प्रति घंटा के बराबर होता है, यानी चाल का मात्रक है नॉट, जो एक समुद्री मील यानी 1.852 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होता है। रिक्टर क्या होता है? रिक्टर जो होता है वो भूकंप की तीव्रता को मापता है। किसकी तीव्रता को मापता है? भूकंप की तीव्रता को मापता है रिक्टर। और जो हर्ट्ज जो होता है, तो हर्ट्ज होता है ये आवृत्ति का मात्रक है। किसका मात्रक है? आवृत्ति का मात्रक है। तो आई होप आपको ये पहला प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि किसी बस की चाल बढ़ाने पर ही उसकी रोशनी का बढ़ना देखा जाता है तो यह किस स्थिति को दर्शाता है। यानी किसी बस की चाल बढ़ने पर ही रोशनी का बढ़ना दिखाई पड़े अगर, तो इस प्रकार की स्थिति को किस तरीके से हम देखते हैं। तो ये जो स्थिति होती है वो बैटरी के कमज़ोर होने को दिखाता है। मतलब ये हो गया कि जब बैटरी कमज़ोर होती है तो लाइट जलने के लिए उसके पास पर्याप्त ऊर्जा ही नहीं होती है। लेकिन जब बस की चाल बढ़ती है तो डायनेमो के माध्यम से, किसके माध्यम से? डायनेमो के माध्यम से जो अधिक करंट इसको मिलने लगता है और जिसके कारण जो रोशनी होती है वो बढ़ जाती है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। कमज़ोर बैटरी के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि स्टीयरिंग में फ्री प्ले किस कारण आती है। अब सबसे पहले यहाँ पर हम इस टर्म को समझ लेते हैं। ये जो दिया हुआ है आपका फ्री प्ले, फ्री प्ले क्या होता है? तो फ्री प्ले का अर्थ होता है कि जब स्टीयरिंग घुमाने पर गाड़ी के मुड़ने में कोई प्रभाव ही ना पड़े। क्या मतलब होता है? कि गाड़ी के मुड़ने में कोई प्रभाव ना पड़े, गाड़ी के मुड़ने में कोई प्रभाव ना पड़े, तो इसको हम बोलते हैं फ्री प्ले।
जब गाड़ी की स्टीयरिंग में फ्री प्ले एक सामान्य समस्या है और स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण स्टीयरिंग में फ्री प्ले की समस्या आ जाती है। तो किस कारण, यानी ऑप्शन है स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण ये समस्या हो जाती है। कौन सी? फ्री प्ले। फ्री प्ले क्या होता है कि जितनी स्टीयरिंग घुमाएं लेकिन गाड़ी के मुड़ने पर कोई फर्क या प्रभाव ना पड़े, तो इसे बोलते हैं फ्री प्ले। और ये किसके कारण होता है? स्टीयरिंग में ढीले होने के कारण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि समान प्रावस्था में कंपायन माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी क्या होती है? तो ये दूरी क्या होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हम क्या देखेंगे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तरंग दैर्घ्य। यानी तरंग जो गति है, तो तरंग गति से समान काल में कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को हम बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। आपको समझ में आया होगा। और इसको जो ग्रीक अक्षर में हम लैम्डा बोलते हैं, इस तरीके का ये साइन होता है ग्रीक अक्षर में, इसको हम लैम्डा बोलते हैं। अगर इसको हम और देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब मान लेते हैं कोई वस्तु है, अगर इस प्रकार से गति कर रही है, तो यूं करके ये जो वस्तु गति करती है, तो एक ये जो ये होता है, इसको हम बोलते हैं, इस दूरी को हम बोलते हैं श्रृंग, इसको हम बोलते हैं श्रृंग। और जो ये होता है, इसको हम बोलते हैं गर्त। आपको समझ में आया होगा श्रृंग और गर्त क्या है। तो यहाँ से और यहाँ तक की ये जो बीच की दूरी है, इसे हम बोलते हैं तरंग दैर्घ्य, जिसका जो ग्रीक अक्षर में इसे हम बोलते हैं लैम्डा। क्या बोलते हैं? लैम्डा बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा तरंग दैर्घ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, डायनमो का प्रयोग किया जाता है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए। जैसे आपका जनरेटर है, ये भी यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। और यह जो माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके? माइकल फैराडे के। माइकल जो फैराडे हैं, इनके विद्युत चुंबकीय, माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि जो ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़कना ऊर्ध्व यानी ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्योंकि? तो ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इसलिए होता है कि पत्थर को लुढ़काने में किया गया जो कार्य होता है, इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। तो इस तरीके से ये आंसर आपका समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज़ का जो डेसिबल स्तर है वो कितना होता है? तो आवाज़ का जो डेसिबल स्तर है वो कितना होगा, इसे हमें बताना होगा। तो ये होगा आपका ऑप्शन सी, लगभग 30 डेसिबल आपका ये होगा दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज़ का डेसिबल। कुछ इसके और मापन, जो इसके कुछ और हम स्तर हैं उसको भी देख लेते हैं। जैसे अगर हम देखें जो साधारण बातचीत में जो स्तर होता है वो होता है 30 से 40 के बीच में। कितना होता है? 30 से 40 डेसिबल के बीच में होता है। लेकिन जब हम जोर से वार्तालाप करते हैं तो जोर से वार्तालाप करने पर जो स्तर हो जाता है वो हो जाता है 50 से 60 का। 50 से 60 का हो जाता है। और जो मोटरसाइकिल हैं या जो विद्युत मोटर हैं, इनका जो स्तर होता है वो होता है आपका 110 के आसपास, 110 डेसिबल के बराबर होता है। इसके अलावा अगर हम कुछ और देखते हैं तो इसके अलावा जैसे आपका जो सायरन होता है, तो सायरन होता है 110 से 120 डेसिबल के बराबर होता है। जो विमान होते हैं उसकी आवाज़ जो होती है वो 140 से 150 डेसिबल के बराबर होती है। और जो मशीन गन होती है उसकी 170 डेसिबल के आसपास। और जो मिसाइल होती है उसकी होती है 180 डेसिबल के आसपास। इसकी जो ध्वनि होती है उसका स्तर होता है 180 डेसिबल के बराबर। लेकिन दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज़ का डेसिबल 30 से 40 डेसिबल के आसपास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है? तो 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है? तो पानी में कोई कैलोरी नहीं होती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोई कैलोरी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो सर्वाधिक ऊर्जा किस में होती है? तो ये होती है नीले प्रकाश में, यानी नीले प्रकाश में सबसे अधिक ऊर्जा होती है।
इसके अलावा हम देखते हैं जो नीला प्रकाश है इसमें सर्वाधिक ऊर्जा तो होती है, लेकिन जबकि जो सबसे कम ऊर्जा होती है वो होती है लाल प्रकाश में, यानी लाल प्रकाश में सबसे कम ऊर्जा होती है। इस प्रकार से नीला प्रकाश में सबसे अधिक ऊर्जा और लाल प्रकाश में सबसे कम ऊर्जा होती है। अगर हम इसको इसके उसमें देखें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर इसको हम देखते हैं तो सबसे जो इसको हम देखते हैं कि जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पर हम अगर इसको विबग्योर के अकॉर्डिंग, आप तो जानते हैं कि विबग्योर क्या होता है, विबग्योर के अकॉर्डिंग अगर इसको हम लगाते हैं तो सबसे जो होता है अधिक वो होता है वॉयलेट यानी बैगनी का। बैगनी के अलावा सब उसके बाद जो हो जाएगा नीला यानी आपके ब्लू का। ब्लू के बाद हो जाएगा ग्रीन का। ग्रीन के बाद हो जाएगा येलो। येलो के बाद ऑरेंज और ऑरेंज के बाद सबसे आखिरी में रेड यानी लाल। तो इस तरीके से इसको हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं कि दो कांच के गिलास एक दूसरे के द्वारा अंदर ही चिपक जाते हैं तो कैसे अलग किया जा सकता है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि दो कांच के गिलास एक दूसरे से एक के अंदर दूसरा चिपक जाते हैं तो कैसे इसको अलग किया जा सकता है। तो इसको अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालेंगे, यानी क्या करेंगे, ऑप्शन सी, बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर इसको अलग किया जा सकता है। दो कांच एक दूसरे से चिपक जाते हैं जिन्हें अलग करने के लिए जो गर्म पानी है उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तेज गमन करता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपके 11वें प्रश्न का। तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा लाल, यानी लाल रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम से तेज गमन करता है। लाल रंग प्राथमिक रंग है और वह अपने रंग में उसे परिवर्तित कर लेती है। जैसे लाल गुलाब को हरा शीशा के सामने रखेंगे तो हरे शीशे के माध्यम से देखेंगे तो वह काला दिखाई देता है। इसको समझ में आया होगा आपको। तो लाल रंग का वेग सबसे तेज होता है और अपवर्तनांक सबसे कम होता है। लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे अधिक होता है 7500 एंगस्ट्रॉम। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि शुद्ध जल का अधिकतम जो घनत्व होता है वो कितना होता है। यहाँ पर गलत छपा हुआ है, शुद्ध होना चाहिए यहाँ पर शुद्ध। तो शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है, तो वो होता है ऑप्शन सी 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि एक गेंद भूमि से h मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से मतलब फ्री होकर के ऊपर से गिर रही है, तो फ्री मूविंग है, फ्री गिरती है, मुक्त रूप से गिरती है किसी ऊंचाई h से, तो ठीक जमीन में लगने से पहले उसका वेग क्या होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या करते हैं हम कि जो मोशन का जो थर्ड नियम है, यानी जो गति का जो तीसरा समीकरण है, जिसको हम बोलते हैं कि v² बराबर u² प्लस 2gh, इससे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या करते हैं कि मुक्त रूप से गिर रही है, तो मुक्त रूप से गिरने का मतलब जो प्रारंभिक गति है u, ये हो जाएगा 0। प्रारंभिक गति u हो जाएगा कितना, 0। प्रारंभिक गति u 0 हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, अगर समीकरण में रख देते हैं तो v² बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, v² बराबर आपका हो जाएगा 2gh। और इसका जब हम स्क्वायर अगर हटाएंगे, इस स्क्वायर को अगर हटाएंगे तो यहाँ पर लग जाएगा अंडर रूट। तो ये आंसर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2gh। g की वैल्यू आपने देखी है कि g की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 10। तो यहाँ पर हम अगर रख देते अंदर तो 2 इंटू जी की वैल्यू हो जाएगी 10, और यहाँ पर h की तो हम ऐसे ही रखेंगे। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v बराबर अंडर रूट 20h, अंडर रूट 20h। तो यहाँ पर आपका अंडर रूट 20h इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है, अंडर रूट 20h मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण है। तो आकाश का जो रंग है उसके नीले दिखाई पड़ने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर। प्रकाश का प्रकीर्णन, उसी के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि g का मान न्यूनतम होता है, यानी g का मान न्यूनतम होता है, जिसे हम g मतलब गुरुत्वाकर्षण, इस g का मतलब क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण।
तो गुरुत्वाकर्षण का मान जो न्यूनतम कब होता है, तो गुरुत्वाकर्षण का मान न्यूनतम होता है विषुवत रेखा पर, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। पृथ्वी पर जी का जो गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे कम विषुवत रेखा पर होता है। विषुवत रेखा आई होप आप लोग जानते होंगे कि जैसे मान लीजिए अगर ये पृथ्वी है तो ये बीच की जो रेखा गई है, तो बीच की सबसे लंबी अक्षांश रेखा या लैटिट्यूड रेखा, इसे हम बोलते हैं विषुवत रेखा। तो यहीं पर जो है जी का मान सबसे कम होता है, जबकि ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे अधिक होता है। अब ध्रुव यानी आप जानते हैं कि यहाँ पर ये दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो इन पोल या इन ध्रुवों पर जो गुरुत्वाकर्षण जी का मान है वो अधिकतम होता है, जबकि इस विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। तो आई होप आपको ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर ये सारे प्रश्न समझ में आए हो तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी वीडियोस मैं देता हूँ आपके पास सीधे पहुँच सके। तो मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।